ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 6 पर बनाए गए वीडियो का लास्ट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना लोकल स्कूल सब के बारे में कि ब्रिटिश रूल से पहले भी यहाँ लोकल स्कूल्स यानी कि स्थानीय पाठशालाएं होती थी, जिसमें कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं होता था, ना अलग से क्लासेस होती थी, सबको एक जगह ही बैठाकर पढ़ाया जाता था। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने लोकल स्कूल में एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने का फैसला किया और कंपनी इसमें जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहती थी, जो बदलाव लाना चाहती थी, वो नए रूटीन्स, नए रूल्स और रेगुलर इंस्पेक्शन यानी कि नियमित निरीक्षणों के जरिए बदलाव लाना चाहती थी। और इसके लिए उन्होंने पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा और हर एक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा। हर एक टीचर को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और क्लासेस को नियमित टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ाए। अब पढ़ाई टेक्स्ट बुक पर बेस्ड होती थी और एनुअल एग्जामिनेशन लिया जाता था। स्टूडेंट से कहा गया कि वे नियमित रूप से फी पेड करें और रेगुलर क्लास अटेंड करें, अपनी फिक्स्ड सीट पर ही बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाले स्कूलों को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलने लगे और जो नहीं नियमों का पालन करते थे जो स्कूल, उनको कोई अनुदान नहीं मिलता था, कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन इन रूल और रेगुलेशन के कारण जो गरीब घर के बच्चे होते थे, जो पीजेंट्स फैमिली के बच्चे होते थे, उनका पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पाता था, वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम में, फसलों की कटाई के टाइम में उन्हें खेतों में जाना होता था। लेकिन पहले का जो सिस्टम था, ब्रिटिश रूल से पहले का जो सिस्टम था लोकल स्कूल में, उसमें तो हार्वेस्टिंग के टाइम में स्कूल को बंद कर दिया जाता था और इसलिए किसी का भी पढ़ाई रुकता नहीं था। अब है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन के बारे में केवल ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही नहीं सोच रहे थे। 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों से ही बहुत सारे थिंकर्स इंडिया के अलग अलग पार्ट में एजुकेशन के वाइडर स्प्रेड यानी कि व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में हुए डेवलपमेंट से इम्प्रेस होकर, प्रभावित होकर कुछ इंडियंस का मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया को मॉडर्नाइज कर सकती है, आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने ब्रिटिश से अर्ज किया, आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले और एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करें। इस डायरेक्शन में किए गए कुछ एफर्ट्स के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सर अरविंदो घोष का नेशनल एजुकेशन के बारे में क्या राय थी। 15 जनवरी 1908 में बॉम्बे में भाषण देते हुए अरविंदो घोष ने कहा था कि नेशनल एजुकेशन का गोल स्टूडेंट्स में नेशनलिटी का भाव जागृत करना है और इसके लिए हमें अपने एंसेस्टर्स के हीरोइक डीड्स यानी कि साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को वर्नाकुलर यानी कि मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यद्यपि स्टूडेंट को अपने रूट्स के साथ, अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज और वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा पॉपुलर गवर्नमेंट्स यानी कि लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में वेस्टर्न कंट्रीज के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स को कुछ यूजफुल क्राफ्ट्स भी सीखना चाहिए ताकि स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। लेकिन बहुत सारे इंडियंस थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, इनके विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे ही लोगों में से एक थे। अब जानते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन के बारे में इनकी क्या राय थी। सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा गांधी का इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के क्या राय थी। महात्मा गांधी का कहना था कि कॉलोनियल एजुकेशन ने इंडियंस के माइंड में इन्फीरियरिटी यानी कि हीनता का भाव पैदा कर दिया है।
और इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर मानने लगे हैं। उनका अपने कल्चर के प्रति प्राइड यानी कि गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी का कहना था कि इस एजुकेशन में पॉइजन है, ये सिनफुल है, पापपूर्ण है, इसने इंडियंस को गुलाम बना लिया है। उनके मुताबिक वेस्ट से प्रभावित होकर वेस्ट से आने वाले हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले इंडियंस ब्रिटिश रूल की प्रशंसा करने लगे हैं, उसको पसंद करने लगे हैं। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो इंडियंस को उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव रिकवर करे, पुनर्जीवित करे। नेशनल मूवमेंट के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स से आह्वान किया कि वो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको छोड़ दे और ब्रिटिश को दिखाए कि वो अब उनका गुलाम बनकर नहीं रहने वाले हैं। उनका मानना था कि टीचिंग यानी कि शिक्षा यहाँ के इंडियन लैंग्वेज में ही दिया जाना चाहिए। इंग्लिश में दी जा रही शिक्षा इंडियंस को पंगु बना देती है, उन्हें अपने ही सोशल सराउंडिंग से दूर कर देती है और इस तरह से उन्हें अपनी ही धरती पर एक स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी बना देती है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले और अपना लोकल कल्चर से घृणा करने वाले इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। उनका कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन केवल रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस करता है, ओरल नॉलेज देने के बजाय। यह एजुकेशन केवल टेक्स्ट बुक के महत्व पर जोर देता है और लाइव्ड एक्सपीरियंस यानी कि जीवन के अनुभवों और प्रैक्टिकल नॉलेज की उपेक्षा करता है। उनका तर्क था कि शिक्षा के द्वारा पर्सन का माइंड और सोल यानी कि दिमाग और आत्मा दोनों विकसित होना चाहिए। साक्षरता यानी कि केवल पढ़ना और लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं होती। शिक्षा के लिए लोगों को हाथों से काम करना पड़ता है, क्राफ्ट सीखना पड़ता है यानी कि स्किल सीखना पड़ता है, हुनर, और जानना होता है कि अलग अलग चीज़ें किस तरह से काम करती है। और इस तरीके से उनका दिमाग और उनकी समझने की कैपेसिटी दोनों डेवलप होगा। इस फिगर में महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी के साथ बैठे हुए हैं और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं और उनके साथ बहुत सारी गर्ल्स भी हैं। ये 1940 का शांति निकेतन का दृश्य है। यहाँ पर सोर्स 3 दिया गया है, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। ये महात्मा गांधी का कहना था। उनका कहना था कि साक्षरता अपने आप में एजुकेशन नहीं होती। उनका कहना था कि मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई यूजफुल हैंडीक्राफ्ट यानी कि उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा, प्रोड्यूस करने के लिए। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि माइंड और सोल यानी कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। जैसे जैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यानी कि राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे थिंकर्स भी एक ऐसी ही एजुकेशनल सिस्टम, नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचने लगे जो ब्रिटिश के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से भिन्न हो। अब है टैगोर्स एबोर्ड ऑफ पीस, टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन। उन्होंने 1901 में इस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की थी। बचपन में उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, वहाँ उनका दम घुटता था, स्कूल उन्हें जेल की तरह लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वहाँ वो चीज़ें नहीं कर पाते थे जो वो चाहते थे। जब दूसरे बच्चे टीचर से पढ़ रहे होते थे तो उनका दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता था। अपने स्कूल डेज में उन्होंने जो अनुभव किया था उसके कारण शिक्षा के बारे में उनके विचार काफ़ी प्रभावित हुए थे। जब वे बड़े हुए तब वो चाहते थे कि एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पर बच्चे खुश रहे और आज़ाद रहे और क्रिएटिव रहे और अपने थॉट और डिजायर्स को समझ सके।
उनको लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। और ब्रिटिश के द्वारा जो स्कूलिंग सिस्टम सेटअप किया गया था, जिसमें कठोर अनुशासन का पालन करना होता था, इससे मुक्त होना चाहिए। टीचर्स को इमेजिनेटिव यानी कि कल्पनाशील होना चाहिए, वो बच्चे को समझे और उनकी क्यूरियोसिटी यानी कि उनकी जानने की उत्सुकता जो होती है उसको डेवलप करे। उनके मुताबिक उस टाइम का जो स्कूल सिस्टम था ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किया गया, वो बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी होता है उसको, उसके बाद सेंस ऑफ वंडर यानी कि चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार रहा था। उनके विचार से क्रिएटिव लर्निंग को नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव के इलाके में स्कूल खोलना पसंद किया। उन्हें यह जगह शांति से भरी दिखाई दी, जहां पर नेचर के साथ जीते हुए बच्चे अपने नेचुरल क्रिएटिविटी को और डेवलप कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के लिए एक जैसे विचार रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था, दोनों के सोच के बीच फर्क भी था। गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वहाँ पर मशीन और टेक्नोलॉजी की जो पूजा की जाती थी उसके हाईली क्रिटिकल थे, यानी कि बहुत बड़े आलोचक थे। लेकिन टैगोर वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन ट्रेडिशन दोनों में जो बेस्ट चीज़ें थी उन दोनों का कंबाइन चाहते, दोनों का सम्मिश्रण चाहते थे। शांति निकेतन में वे आर्ट, म्यूजिक और डांस के अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के पढ़ाई पर भी जोर देते थे। और इस तरह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स और थिंकर्स इस बारे में सोचने लगे थे कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। लेकिन कुछ ब्रिटिश के द्वारा सेट किए गए एजुकेशन सिस्टम में ही चेंजेस चाहते थे और चाहते थे कि इस सिस्टम का विस्तार इस तरीके से होना चाहिए कि हर सेक्शन के लोग इसमें शामिल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अल्टरनेटिव सिस्टम चाहते थे, ताकि लोगों को अपने नेशनल कल्चर की शिक्षा दी जा सके। और इस तरह से नेशनल एजुकेशन पे जो बहस चल रही थी वो आज़ादी के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी जारी रही। इस फिगर में अर्ली 20th सेंचुरी में कोयम्बटूर के एक मिशनरी स्कूल में बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है। मिड 19th सेंचुरी तक क्रिश्चियन मिशनरी और इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लड़कियों के लिए भी स्कूल खोला जा रहा था। अगले वीडियो में हम चैप्टर 7 के बारे में जानेंगे।